कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है। आप सभी परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आने वाले हैं। यदि पहले प्रश्न की बात कही जाए तो पहला प्रश्न आपका होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1786 में, 1787 में, 1788 में या 1991 में? और दूसरा प्रश्न यदि कहा जाए तो रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? आपके सामने 4 विकल्प होंगे: 1903, 1905, 1908 और 1910। यदि तीसरे प्रश्न की बात कही जाए तो तीसरा प्रश्न आपका होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपको यह भी बताना है कमेंट करके कि आपके 20 में से कितने सही हुए, और फिर आपकी समझ दूसरे मॉडल पेपर में भेजा जाएगा कि किसके सर्वाधिक सही हुए और पहले मॉडल पेपर का आंसर क्या होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको अपने पेपर में लिखना है। प्रथम यानी पहला विकल्प 3, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 7। चौथा प्रश्न आपके लिए है कि सुएज नहर को कब खोला गया था? यानी सुएज नहर को कब खोला गया था? विकल्प आपका पहला है 1869, दूसरा 1865, तीसरा 1860, चौथा 1870। और पांचवा प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आप जानते हैं मूल संविधान के विषय में आपको बताना है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। और छठा प्रश्न है कि रबी की फसल है धान, ककड़ी, चना, इनमें से कोई नहीं। यानी रबी की फसल कौन है, ये आपको बतानी है। छठे के बाद यदि 7वां प्रश्न कहा जाए कि 7वां प्रश्न आपके लिए कौन होगा, तो 7वां प्रश्न आपके लिए है कि टाइद क्या था। यानी टाइद क्या है ना? धार्मिक कर है, उपहार कर है, प्रत्यक्ष कर है या सैन्य कर है। 60वां प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको नहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें विकल्प में नहीं पूछा गया है और नहीं आपको ट्रिक लिखाई गई है आपकी क्लास में कि मित्र गमछा छार ना। 9वां प्रश्न आपके लिए है कि वर्ष 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? यानी वर्ष 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? अक्टूबर की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, या दोनों क्रांतियां हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? यानी इनमें से ये दोनों क्रांतियां नहीं हुई थी, ये आपको बतानी है। अगला प्रश्न है 10वां कि सन 1917 की रूसी क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? यानी जो रूसी क्रांति थी वह कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो जो भी क्रांतियाँ यदि वो मूल में होती हैं, यदि राजधानी में होती हैं तो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसीलिए यह रूस की क्रांति कहाँ हुई थी? पेट्रोग्राद में।
अगला है भारत का दक्षिणतम पड़ोसी देश कौन सा है, यानी भारत का दक्षिणतम पड़ोसी देश कौन सा है। तो आपको आंसर बतानी है श्रीलंका, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान। कौन सी बतानी है, दक्षिणतम बतानी है। अगला है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह किसका कथन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन है। बताइए, कमेंट करके बताओ कि यह किसका है। अब्राहम लिंकन, गुड। अगला आपका प्रश्न है कि पालमपुर की गैर कृषि क्रिया नहीं है, यानी ऐसा कौन था जो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया नहीं होती थी ना। डेयरी, पशुपालन, खेती और विनिर्माण। तो यहाँ देखेंगे तीन तीन विकल्पों में आपका गैर कृषि क्रिया दी गई है। खेती ही है जिसको गैर कृषि क्रिया नहीं कह सकते। आतंक का राज कब से कब तक माना जाता है। तो आतंक का राज 1793 से 1794, 1795 से 96, 1798 से 1800 और 1802 से 1804। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा 1793 से 1794 आपका सही आंसर होगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक माना जाता है, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था और युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था। तो युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था इसकी ट्रिक आपको बताई गई है आपके विद्यालय में। इजाफा हे आई टू जर्मनी ना। तो कब कब हुआ था, 1914 से 1918, 1915 से 1920, 1814 से 1819 और 1815 से 1820। बतानी है आपको कब हुआ था। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1945 से 1945 के बीच हुआ था। अगला आपका 16वां प्रश्न है कि पालमपुर में हाई स्कूल कितने थे, यानी पालमपुर में हाई स्कूल विद्यालय कितने थे। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। तो आपका सही हो जाएगा 2। अगला है सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में कितने अनुभाग हैं। सामाजिक, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में कितने अनुभाग हैं। 1, 3, 4, 5। तो सामाजिक विज्ञान में कितने अनुभाग हैं आपको बतानी है। तो सामाजिक विज्ञान में आप पढ़े हो कि 4 अनुभाग हैं। 4 अनुभाग में कौन कौन से, पहला आपका इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। तो 3 नहीं आपकी 4, यानी तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न है कि मनुष्यों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी मनुष्य को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे और कितने प्राप्त हैं। तो यहाँ कितने प्राप्त हैं पूछा गया है, कितने प्राप्त थे नहीं पूछा गया। तो आपका हो जाएगा, पहले कितने थे 7, अब कितने हैं 6। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, कितने 6। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष विकल्प में आपके दिए गए हैं गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या अंबेडकर। कौन होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना। कब ये बने थे अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर को कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यहाँ विकल्प में आपके है कि कर्क रेखा पहले में है 6, दूसरे में 7, तीसरे में 8, चौथे में 9। विकल्प का आंसर आपको बताना है अपने कमेंट में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। आइए, ये तो आपके थे बहुविकल्पी प्रश्न, यानी जो आपके एक एक अंक के होंगे ना। आइए अब देखा जाए कि लघुत्तरी प्रश्न आपके कौन से होंगे। आपके अति लघुत्तरी प्रश्न खंड खा होगा और खंड खा आपका होगा 2 नंबर का, यानी एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। कुल 5 अंक होंगे, 5 प्रश्न होंगे। इस तरह से 5 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न है कि मेरी एंतोइनेट कौन थी? मेरी एंतोइनेट कौन थी ना? कौन थी ये? रूस की क्रांति से संबंधित थी या फिर फ्रांस की क्रांति से? शायद लुई 14वां की पत्नी थी या लुई 16वां की, आपको कमेंट में बतानी है। दूसरा प्रश्न है भारत में मतदाता की पहले आयु कितनी थी? यानी मतदाता की पहले आयु कितनी थी? तो मतदाता की वर्तमान में यदि कहा जाए तो वर्तमान में आयु 18 है, लेकिन पहले 21 वर्ष थी। चौथा प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको लिखना है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? यानी ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया? अगला आपका प्रश्न है गैर कृषि क्रिया क्या है? यानी गैर कृषि क्रिया किसे कहते हैं? गैर कृषि क्रिया में क्या क्या आता है? तो गैर कृषि क्रिया में वो आते हैं जो कृषि से संबंधित नहीं होते हैं। गैर पूछा जा रहा है, गैर कृषि क्रिया। तो गैर कृषि क्रिया यानी जो कृषि कार्यों में ना आती हो। तो ये तो आपके अति लघुत्तरी प्रश्न थे। अति लघुत्तरी प्रश्नों के बाद आपके होंगे खंड गा होगा आपका लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या होगी 5, लेकिन आपके लिए 6 प्रश्न दिए जाएंगे। आपके लिए 6 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा ना। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो फ्रांसीसी समाज आप जानते हैं कि 3 वर्गों में विभाजित था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ग थे? जिसको आप प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट कह लेते हैं, या उसी को आप पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग या फिर साधारण वर्ग के नाम से आप जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका उदारवादी, परिवर्तनवादी तथा रूढ़िवादी समर्थकों के विचारों का वर्णन कीजिए। उदारवादी, परिवर्तनवादी, रूढ़िवादी ना समर्थकों के विचारों का वर्णन कीजिए। यानी कौन से ऐसे विचार थे रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी और उदारवादियों के। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मरुस्थलों का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय मरुस्थल कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान तैयार करने में संविधान सभा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी संविधान सभा के कौन से कार्य थे जिसके कारण उन्होंने कौन से कार्य किए, कौन कौन सदस्य शामिल थे, कौन उसके अध्यक्ष थे। अगला आपका तीसरा प्रश्न है कि पालमपुर के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का उल्लेख कीजिए। यानी पालमपुर में ऐसी कौन सी फसलें उगाई जाती थी। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पालमपुर की गैर कृषि क्रिया का वर्णन कीजिए।
यानी कौन सी गैर कृषि क्रियाएं थी जिनके कारण पालमपुर में गैर कृषि क्रिया फेमस हुई। अगला आपके लिए जो प्रश्न है वो है कि प्रच्छन्न तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर लिखो। अगला प्रश्न यदि कहा जाए कि भारत के मध्य से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, यानी वह उस रेखा का नाम बताइए, उस अक्षांश रेखा कौन सी है ना। भारत के मध्य से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, कितने राज्यों से होकर के जाती है, उन राज्यों के नाम लिखिए। यानी सीधा सा प्रश्न यदि कहा जाए तो आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, नाम लिखिए। अगला आपका प्रश्न है कि भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा कितनी है ना, किन राज्यों को स्पर्श करती है। सीधा प्रश्न आपसे कहा जाए तो भारत के तटीय राज्यों के नाम आपसे पूछे गए हैं कि भारत के तटीय राज्यों के नाम लिखिए। अगला है फ्रांसीसी क्रांति से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। यानी यह जो क्रांति हुई फ्रांसीसी समाज की या फ्रांस में जो क्रांति हुई या 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई उससे आपने क्या सीखा। अगला है भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी में क्या अंतर है, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यानी भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए जो रखा गया है वो है अक्षांश तथा देशांतर रेखा क्या है, अक्षांश तथा देशांतर रेखा क्या है तथा मानक यामोत्तर रेखा का वर्णन कीजिए, मानक यामोत्तर का वर्णन कीजिए। आपसे ट्रिक बताई गई थी अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश यदि आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो बाएं से दाएं लिखना प्रारंभ करते हैं आप, यही ट्रिक थी आपकी, बाएं से दाएं जब आप लिखते हैं। और देशांतर में आप क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आप आते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर आप आते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जब आप आते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। इनके पश्चात यदि कहा जाए तो आपसे पूछा जाएगा टाइम लाइन के प्रश्न, और ये टाइमलाइन के प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएंगे, 5, जो कि 2 नंबर के होंगे और ये 10 अंक आपको दिलाएंगे। दूसरा आपका होगा मानचित्र से प्रश्न, और ये मानचित्र का प्रश्न भी 5 प्रश्न होंगे 2 नंबर के, और ये भी आपको 10 अंक दिलाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यह तो आपके समक्ष प्रथम मॉडल पेपर भेजा गया, प्रथम मॉडल पेपर था, और प्रथम मॉडल पेपर में आपको इन प्रश्नों की चर्चा की गई। दूसरे मॉडल पेपर में, यानी जो दूसरा मॉडल पेपर होगा उसमें आपके टाइमलाइन के प्रश्न, मानचित्र के प्रश्न, शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपके लिए भेजे जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूर्ण अंक आपकी परीक्षा में प्राप्त हो सके, पूर्ण अंक आपको प्राप्त हो सके। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए।
और क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको अगले मॉडल पेपर की प्राप्ति जल्द से जल्द हो सके। जितने आपके कमेंट होंगे उससे ये पता चल जाता है कि आप कितने लोग देख रहे हो और आपको क्या नहीं समझ में आया, प्रश्न में क्या नहीं समझ में आया, ये आपको बतानी है।